नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हम लोग फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट पेड कोर्स का फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपका डेली प्रैक्टिस सेट है और आपको जैसे ही वहाँ पे टेस्ट प्रोवाइड होता है मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये टेस्ट जो हुआ है आपका 2 को हुआ है, ठीक है, और 2 को हुआ, मैं आज 3 को आपको ये अपलोड कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि डेली ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है फ्रेंड्स। तो इसमें 50 क्वेश्चन मत समझिएगा, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये 50 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन के ही बराबर है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर पीसीएस मेकर पे फर्स्ट टाइम होंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करें और हो सके तो ज़्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। प्लीज़ आप अगर कोई अदर चैनल होगा तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर कोई छोटा चैनल है तो उसका प्रोत्साहन नहीं कीजिएगा। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं अगर आप लोगों के लिए अगर मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ मेरे लिए आप तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। आप लोग सोचते हैं क्या सब्सक्राइब करें, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज़ आई हैव अ रिक्वेस्ट। देखते हैं, आप तो इतना कर ही सकते हैं मेरे लिए। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी किस सैन्य अभियान के समय अमीर खुसरो उसके साथ थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी था ना, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। अगर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल की, तो ये 1296 से लेके 1316 तक ये दिल्ली सल्तनत का क्या था, इसका कालखंड था, ठीक है। और इसके जो समकालीन थे ना फ्रेंड्स, वो कौन थे, तो इसके समकालीन थे अमीर खुसरो। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी इसके समकालीन कौन थे, तो अमीर खुसरो थे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फिर तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, जब अभियान के समय अमीर खुसरो उसके साथ कहाँ पे थे, तो ये चित्तौड़ में थे, चित्तौड़। तो जब चित्तौड़ का जब अभियान हो रहा था 1303 में, याद रखिएगा चित्तौड़ का अभियान कब हुआ था, क्वेश्चन आता है 1303 में क्या हुआ था, चित्तौड़ का अभियान हुआ था। तो इसके साथ क्या था, अमीर खुसरो था। और ये चित्तौड़ पर अभियान करने का एक और रीज़न था, चित्तौड़ में जब अभियान कर रहे थे ना, तो वहाँ के शासक कौन थे, तो राणा रतन सिंह थे वहाँ के शासक। और राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी इसका नाम था पद्मावती, और ये बहुत ही सुंदर थी। तो अलाउद्दीन खिलजी को इस पर प्यार आ गया, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है, इतिहासकाल में कहा जाता है। तो देखिएगा, ज़्यादा विशेष तो देखेंगे बाद में। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे गुजरात की, तो ध्यान से देखिए, गुजरात जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया था 1298-99 में, ऐसा रहता है तो डेट याद रखिएगा, 1298-99 में यह अभियान किया था, ये भी डेट याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रणथंभौर की, तो रणथंभौर में ना यहाँ पे 1301 ईस्वी में यहाँ पे अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और यहाँ का शासक था हमीर देव। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक आमुक्त माल्याद का विषय है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है क्या कि आमुक्त माल्याद किसके द्वारा लिखा गया है, तो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कृष्णदेव राय की, तो याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आमुक्त माल्याद का जो विषय है ना, ये राज व्यवस्था पर आधारित है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है क्या कि कृष्णदेव राय का जो कार्यकाल था कितना, कब से कब तक था ये शासक बना, तो याद रखिएगा 1509 से लेके 1529 तक क्या था, ये शासनकाल इसका था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो आमुक्त माल्याद जो पुस्तक की रचना की थी, ये तेलुगु भाषा में थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, तेलुगु भाषा। और देखिए फ्रेंड्स, ये कृष्णदेव राय जो थे ना, ये बाबर के समकालीन रहते थे। और याद रखिएगा कि बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि बाबर की जो पुस्तक है आत्मकथा, उसमें 2 जो हिंदू शासक का वर्णन किया गया, उसका नाम क्या है, तो पहला का नाम है राणा संगा और दूसरा का नाम है कृष्णदेव राय का वर्णन उस पुस्तक में किया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नाबूद प्रथा का त्याग किस मुगल बादशाह द्वारा किया गया। तो देखिए नाबूद प्रथा का जो त्याग हुआ था ना, ये शाहजहाँ के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि अकबर के दरबार में ना टोडरमल रहता था, ठीक है। और टोडरमल क्या किया था कि 1580 ईस्वी में, याद रखिएगा टोडरमल 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि अकबर के दरबार में टोडरमल रहता था, और टोडरमल जो था ना 1580 ईस्वी में क्या किया था कि दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, तो टोडरमल ने की थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 4 नंबर, अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं सहायक संधि जो स्वीकार करने वाला जो किसने शुरू किया था, तो 1798 में 1798 में शुरू किया था, बेलेजली ने शुरू किया था इसको, बेलेजली ने शुरू किया था,
ठीक है। और बेलेजली ने इसको शुरू किया था। तो अगर बात करते हैं क्या कि प्रथम राज्य कौन था जो आपका सहायक संधि स्वीकार किया था, तो देखिए प्रथम राज्य था हैदराबाद, जो 1798 में शुरू किया था। इसको ध्यान रखिएगा, प्रथम राज्य हैदराबाद था जिसमें सहायक संधि शुरुआत हुई थी 1798 में। उसके बाद फ्रेंड्स आपका दूसरा राज्य याद रखिएगा मैसूर है। दूसरा कौन है इसमें, हैदराबाद नहीं तो मैसूर। तो मैसूर का डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैसूर 1799 में ये स्वीकार किया था। तीसरा है आपका तंजौर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम तंजौर की बात करते हैं तो तंजौर 1799 में ये इसको क्या किया था कि स्वीकार किया था। उसके बाद आपका है अवध। अवध जो है फ्रेंड्स, अवध जो है 1801 में इसका शुरुआत किया था, 1801 में। अगला फ्रेंड्स आपका है पेशवा। पेशवा जो फ्रेंड्स है, ये पेशवा जो है आपका 1802 में इसका शुरुआत किया था। और नेक्स्ट आपका सिंधिया। सिंधिया जो 1803 में इसकी शुरुआत की थी। इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 4 2 5 3। ये डेट के अकॉर्डिंग इसको कालानुक्रम में जाना है। अगर देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सहायक संधि स्वीकार न करने वाला कौन था, तो याद रखिए इंदौर के होलकर शासकों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। याद रखिएगा, इंदौर के होलकर शासकों ने सहायक संधि की शुरुआत मतलब कि इसकी जो स्वीकार है वो नहीं किया था, ठीक है ना। और याद रखिएगा, और सहायक संधि की जब मतलब कि स्वीकार किया गया था ना, उसमें उस समय उसके फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे, तो डुप्ले ने किया था। याद रखिएगा, सहायक संधि की शुरुआत जो हुआ था किसने, तो फ्रांसीसी जो ये जो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले ने इसको किया था, ठीक है। लेकिन इसको शुरू किसने किया था, तो बेलेजली ने 1798 में। ये भी डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स। इतना मैं डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर मेरी मेहनत अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छी लगी कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इतना तो मेरे लिए कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए 1857 क्रांति में ओडिशा के किस स्थान से सुरेंद्र साई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो देखिए ये जो किए थे ना, ये संबलपुर, उड़ीसा के संबलपुर से 1857 क्रांति से सुरेंद्र साई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगर हम बात करते हैं कि गंजाम, तो ये भी उड़ीसा में है, तो राधा कृष्ण दंडसेन ने नेतृत्व किया था गंजाम से, ठीक है। अगर नेक्स्ट आपका कि जैतपुर, तो जैतपुर अगर बात करते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैतपुर छोड़िए, यहाँ पे दो आप याद रखिए, आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि जब 1857 क्रांति हुआ था, इस समय गवर्नर कौन थे, तो गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग थे। मुगल बादशाह क्वेश्चन आता है तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। और उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पाम स्टर्न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि द इंडिपेंडेंट के मतलब कि संपादक कौन है, तो मोतीलाल नेहरू, द इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है आपका कॉमरेड, तो मोहम्मद अली, ये सही है। संवाद कौमुदी, ये राजा राम मोहन राय। आपको पता है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, और आपके बिहार दरोगा के मेंस क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया था। और नेक्स्ट है आपका कि हमदर्द, और हमदर्द की बात करते हैं तो हमदर्द जो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं बल्कि फ्रेंड्स मोहम्मद अली ने किया था, ध्यान रखिएगा। तो गलत हो जाएगा। हमदर्द के संपादक कौन है समाचार पत्र के, तो कौन है, तो मोहम्मद अली। और देखिए फ्रेंड्स, द इंडिपेंडेंट जो ये पुस्तक, ये जो आपका समाचार पत्र है ना, ये मोतीलाल नेहरू ना ये अंग्रेजी भाषा में इसको निकालते थे, निकलवा, ध्यान रखिएगा। अगला आपका 7 नंबर के निम्नलिखित में से कौन हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले कि हिंदू मजदूर सभा का स्थापना 1948 में हुआ था, उसके संस्थापक सदस्य नहीं थे। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारायण मेधाजी लोखंडे। तो याद रखिए अशोक मेहता हैं, टी.एस. रामानुजम है, और जी मेहता है, लेकिन नारायण मेधाजी लोखंडे जो है वह हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक सदस्य नहीं है। तो देखिए ये क्या है, तो याद रखिएगा कि बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना नारायण मेधाजी लोखंडे ने किया था। याद रखिएगा, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो नारायण मेधाजी लोखंडे ने। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि जब लाला लाजपत राय, जब कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था इलाहाबाद में, इसके जो अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। याद रखिएगा, जॉर्ज यूले इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अगर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा 1888 का इलाहाबाद, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या जब इलाहाबाद, जब 1888 में जब इलाहाबाद में जब ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। उस टाइम गवर्नर कौन थे यहाँ पे, तो ऑकलैंड कैल्विन थे, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या 1890 कलकत्ता की, तो इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट बात करते हैं 1905 में बनारस की, तो इसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। और 1887 में मद्रास की, तो इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। याद रखिएगा, ये जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो यही थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगर बात करें कि बदरुद्दीन तैयब जी ने एक नारा दिया था, कांग्रेसी बनो का नारा इन्होंने ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर।
9 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं श्वेत विद्रोह की। तो देखिए श्वेत विद्रोह हुआ कब था, ये आपको पता होना चाहिए था। 1859 में हुआ था श्वेत विद्रोह। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 1859 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल 1894 से 99 के बीच में था, वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862 था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862 तक था। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन की तो लॉर्ड रिपन जो वायसराय थे वो 1880 से 84 तक थे। ठीक है, और इन्होंने बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था, याद रखिए 1882 ईस्वी में। और लॉर्ड मेयो पता है कि पहली बार जो नियमित जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था 1872 में। तो याद रखिएगा कि लॉर्ड मेयो जो वायसराय थे 1869 से 1872 तक थे। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रिपन था। अब भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, ये भी ध्यान रखिएगा। और पता है फ्रेंड्स आपको लॉर्ड ये जो मेयो थे ये बहुत ही अच्छे एक वायसराय थे कहा जाता है। इनको क्या कर दिया ना कि इनको शेर अली ने क्या किया, इसका हत्या कर दिया 1872 ईस्वी में। शेर अली ने क्या किया कि लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया, चाकू घोंप के इनको अंडमान निकोबार में क्या किया, इनको मार दिया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं ना, दो आंदोलन हुआ था जिसमें क्या हुआ था कि ना कांग्रेस के गैर कानूनी घोषित कर उसको सारी संपत्ति को जब्त कर लिया था। पहला हुआ था आपका जो हुआ था उसमें एक सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ था और दूसरा हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन था। एक्चुअली तो इसका आंसर ए एंड डी दोनों होना चाहिए, दोनों होगा ही। ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए फ्रेंड्स अगर इस चार ऑप्शन में से सबसे पहले कौन सा सत्याग्रह हुआ तो याद रखिए असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन फ्रेंड्स 1920 और 1922 तक हुआ था। आपको पता है कि असहयोग आंदोलन ये चौरी चौरा कांड के कारण इसको छोड़ना पड़ा। उसका हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था, 1930 से लेकर 34 तक चला सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसका हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ 1940 में हुआ था। आपको पता है कि 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा हुआ। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 से 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 9 अगस्त 1942 को। लेकिन फ्रेंड्स एक डेट याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ फ्रेंड्स कि 0 आवर के तहत जितने भी भारत के जो नेता थे कांग्रेस सबको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया 0 आवर के तहत 8 अगस्त 1942 को। तो इसका राइट आंसर ए और डी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि लानक ला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है। तो देखिए लानक ला जो दर्रा है ना ये कहाँ पे अवस्थित है फ्रेंड्स, तो पहले ये देखिए लानक ला दर्रा है कहाँ, तो ये लानक ला दर्रा लद्दाख में है। और ये जो लानक ला जो दर्रा है ना वो भारत को चीन से जोड़ने का काम करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लानक ला दर्रा भारत को चीन से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है, तो लानक ला दर्रा करता है। ये ट्रांस हिमालय क्या है तो अवस्थित है। अगर हम बात करते हैं महान हिमालय की तो देखिए ये जो आपके जो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा पर्वत जो आती है जो महान हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। अगला आपका लघु हिमालय, तो जितने भी छोटी छोटी जो पर्वत श्रेणियां जो है वो लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। और शिवालिक हिमालय की बात करें तो याद रखिएगा कि सबसे नवीनतम एवं दक्षिणी भाग का हिमालय कहा जाता है शिवालिक हिमालय को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत में आयतन की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है। तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करते हैं कि आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है तो पहले ये आएगा तो शिव समुद्रम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शिव समुद्रम है। तो ये जो बनाती है कौन सी नदी बनाती है तो ये कावेरी नदी बनाती है। याद रखिएगा कि ये हुंड्रू जो है ना, ये हुंड्रू जो है झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं बराही की तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में जो कुचिकल जलप्रपात है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है मैं आपको इससे पहले ही बताया था कि कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो बराही नदी पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि मेघालय स्थित मौसिनराम अवस्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है तो मौसिनराम में होता है, आपको पता है मेघालय में होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन है कि ये कहाँ पे अवस्थित है तो ये कहाँ अवस्थित है तो याद रखिएगा कि ये खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। और देखिए फ्रेंड्स ये जो आप गारो, खासी और जयंती आप सुनते होंगे तो ये मेघालय की जनजाति है और इसी के नाम पे पहाड़ी का नाम है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मतलब गारो, खासी, जयंतिया मेघालय जनजाति है तो इन्हीं के नाम पर क्या हो गया तो पहाड़ का नाम रखा गया। तो याद रखिएगा जो मौसिनराम का नाम सुन रहे हो ना ये भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा ये मेघालय के मौसिनराम में होती है। अगला आपका 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको कितना बार रिपीट कर चुका हूं, अगर आप इससे पहले वीडियो देखे होंगे तो बताया था कि 18 जो है आपके जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, लेकिन 12 ऐसे हैं जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो इसमें से कौन नहीं है तो देखिए नोकरेक ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ पे है तो याद रखिए ये मेघालय में है। अगला है सिमलीपाल ये आपका उड़ीसा में है। कंचनजंगा ये आपके सिक्किम में है और मानस आपका असम में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये शामिल नहीं है।
15 नंबर क्वेश्चन है कि WHO के अनुसार स्वच्छ पेयजल का पीएच मान क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना हुआ फिर 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ। इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके महानिदेशक कौन है, तो टेड्रोस एड्हेनोम इसके महानिदेशक अभी वर्तमान में हैं। अगर हम बात करते हैं कि WHO के अनुसार स्वच्छ पेयजल पीएच मान क्या होना चाहिए, तो 7 से 8.5 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जमुना, पद्मा तथा कृष्णा किस फसल की किस्म है। देखिए फ्रेंड्स, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर किसी के नदी के नाम पर कोई किस्म होगा ना, तो समझिएगा वो धान है। यानी कि जमुना, पद्मा, कृष्णा अगर तो ये किसकी है, तो धान की। ये क्या है, तो धान का किस्म होगा। तो ऐसे आप देखिएगा, ज़्यादातर में ऐसा ही होता है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि देखिए धान जो है ना, ये खरीफ फसल है, याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय फसल है और खरीफ फसल भी है। अगर मक्का की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सालों भर उगाने वाला जो फसल है कौन सा फसल है, तो मक्का है। ऐसे मक्का तो आपका खरीफ फसल है, लेकिन सालों भर उगाया जाने वाला फसल कौन तो है, एक मक्का फसल है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और गेहूं की बात करें ना, तो ध्यान रखिएगा, गेहूं ना 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सालों भर गेहूं, ये सॉरी, गेहूं की अगर हम बात करते हैं तो गेहूं आपको पता है कि कौन सा फसल है, तो गेहूं आपका रबी फसल है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं आप फ्रेंड्स कि चावल की बात करते हैं, धान यानी कि चावल की, तो 2 ऐसे राज्य हैं ना जहाँ सालों भर चावल होती है, एक वेस्ट बंगाल और दूसरा तमिलनाडु। ठीक है, अब गन्ना की बात करते हैं तो गन्ना देखिए 12 से 14 माह का समय लगता है गन्ना को उपजने में। ठीक है ना, और ये रोपण कृषि फसल है, याद रखिए। गन्ना कौन सा है, तो गन्ना एक रोपण कृषि फसल है। अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय खनिज का हृदय स्थल किस खनिज पेटिया को कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है ना फ्रेंड्स, वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी को कहा जाता है। अगर बात करते हैं कि उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र का विस्तार झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ इसको आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की भरला सौर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है, ये कहाँ स्थित है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। याद कीजिए फ्रेंड्स, अगर आप इससे पहले वाला वीडियो सेट देखे होंगे ऑनेस्टली, तो मैं आपको वहाँ पे बताया था कि ये कहाँ पे है। तो देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट होते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हो सके तो इस सेट को 1-2 बार नहीं, इसको 2-3 बार देख जाइए। बहुत अच्छा सेट है और बहुत सारे क्वेश्चन आपका पूरा मैं 20-25 सेट में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, तो ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर कि भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल का स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1876 ईस्वी में कानपुर में की गई थी। 20 नंबर की राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटर 73 किस नदी पर है, तो ये जो है फ्रेंड्स आपके नर्मदा नदी पे स्थित है। 21 नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार ना सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन हो सकता है आपके अंदर से, तो आप बिहार मारिएगा, लेकिन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 90% जो लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, वो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है, यानी कि हिमाचल प्रदेश। दूसरा नंबर पे आता है बिहार और तीसरा पे आता है असम। अगर हम बात करते हैं शहरी में, तो शहरी में निवास जनसंख्या जो गोवा है, लगभग 62% क्या है कि शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो गोवा है। 22 नंबर की भारत के प्रमुख ज्वालामुखी घिनोगर पहाड़ी किस राज्य में है, तो देखिए अगर बात करें ना, तो देखिए ये घिनोगर पहाड़ी ना अभी विलुप्त हो गया है। ठीक है, याद रखिए ये गुजरात में स्थित है। और अंडमान में जो है वो आपका वैरन द्वीप कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में है, याद रखिएगा। 23 नंबर है क्या कि वैलिप जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो ये जो है फ्रेंड्स आपके गोवा राज्य में निवास करती हैं वैलिप जनजाति। अगला 24 नंबर की दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। 25 नंबर है क्या कि चोंग लोक नृत्य किस राज्य का है, तो देखिए चोंग जो लोक नृत्य है ना, ये नागालैंड का है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी, तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं संविधान सभा का बोल रहा हूँ, कांग्रेस का नहीं बोल रहा हूँ। अगर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं तो वो मुंबई में हुआ था, लेकिन संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था फिर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली में हुआ था, ये ध्यान रखिए कहाँ हुआ था, दिल्ली में। और जब संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ना, तो ये कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को, ये डेट याद रखिए 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें 211 सदस्य ने भाग लिए थे। ठीक है, और इसमें ना मुस्लिम लीग का कोई सदस्य इसमें भाग नहीं लिया था। और जब इसके अध्यक्ष की बात करते हैं ना, तो 9 दिसंबर 1946 का जब प्रथम संविधान की बैठक हुआ था, तो उसमें जो 211 सदस्य में से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, याद रखिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और फिर 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को
इसका जब संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ तो इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या कि इसमें दो उपाध्यक्ष को बनाया गया था, HC मुखर्जी थे, और एक और उपाध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। संविधान सभा की जब बैठक हुई थी उसके दो उपाध्यक्ष में से एक थे HC मुखर्जी, दूसरा कौन थे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका प्रतीक चिन्ह था संविधान सभा का हाथी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की, संप्रभुत्व संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ना कि संप्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, तो सब कुछ संसद में निहित है। और ये जो है ना, ये इंग्लैंड की अवधारणा देश की देन है, इंग्लैंड से, क्योंकि पता है कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया, तो ये इंग्लैंड से ही लिया गया है। 29 नंबर है क्या, किस अधिनियम को संविधान की सूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, किस संविधान मतलब कि अनुसूची, तो देखिए फ्रेंड वर्तमान में हमारे पता है कि 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9वीं अनुसूचियाँ का प्रावधान न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ना कि मूल संविधान में ना ये 9वीं अनुसूचियाँ नहीं था। ठीक है, अगर देखिए 9वीं अनुसूचिया का उद्देश्य क्या है इसको लाने का, तो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या कि जमींदारी प्रथा का अंत करना था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि 1951 में क्या था कि संपत्ति का अधिकार जो था ना वो मौलिक अधिकार था। इसके तहत जो भी जमींदार थे वो अपना जमीन को नहीं दे रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि नौवीं जो आपका जो 9वीं अनुसूचिया है उसको जोड़ा, और प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 9वीं अनुसूचिया को जोड़ा गया था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि 30 नंबर के, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 252 के तहत कानून बना सकती है। अगला आपका 31 नंबर कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे। आप प्रैक्टिस सेट नंबर अगर 2 अगर आप ईमानदारी से देखे होंगे फ्रेंड्स, तो आप इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो बताए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ही, शाह आयोग। बताया था कि पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया था शाह आयोग के सिफारिश पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी सेट को मजाक में ना ले फ्रेंड्स, आपके सभी सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जरूर देखें, 1 2 3 2-3 बार रिपीट करें। इससे पहले मैंने 4 सेट कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं नागरिकता की ना, तो ये लागू हुआ था 1949 ईस्वी में। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भारत की नागरिकता का प्रावधान ना भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। अगर हम बात करते हैं 5 से 11 की बात करते हैं, तो देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था ना, उसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 अनुच्छेद को शामिल किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1949। 33 नंबर क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या है, तो विरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्तियों दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। तो देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो देखिए, मूल संविधान में ना मौलिक कर्तव्य का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन, डेट याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या हुआ था ना कि 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में हमारा 11 मौलिक कर्तव्य है, तो एक और मौलिक कर्तव्य को तो जोड़ा गया होगा ना। तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में हुआ था, तो इसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था जो 11वां मौलिक कर्तव्य बना था, और यह अनुच्छेद 51 के क और भाग 4 के क में वर्णित है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और पता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया फ्रेंड्स, तो देखिए मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य रूस के देश से लिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। 35 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को ना आपको थोड़ा सा पढ़ने के लिए मैं टाइम देता हूँ। देखिए, आप इसमें अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। तो देखिए, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका नन ऑफ दिस भी है। तो देखिए, नहीं, सही नहीं है। तो पहला है कि राज्यसभा संसद का प्रथम उच्च सदन होता है, आपको पता है कि उच्च सदन होता है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन होता है, ये भी पता है। कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन, तो ये भी, यानी कि ऑप्शन नंबर आप डी में चाहिएगा, आपका बिल्कुल 200% आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यसभा जो होता है संसद का प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय सदन होता है। ये लोकसभा प्रथम सदन होता है, लेकिन राज्यसभा आपका द्वितीय सदन होता है, लेकिन यह उच्च सदन होता है। और लोकसभा संसद जो होता है यह क्या होता है, तो ये प्रथम एवं लोकप्रिय सदन होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
36 नंबर है कि जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ना वीटो का मतलब क्या होता है, वीटो का अर्थ क्या होता है आपको पता है? वीटो का अर्थ होता है रोकना, और ये अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति में वीटो का प्रयोग करने का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 111 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निलंबकारी वीटो। 37 नंबर क्वेश्चन है क्या कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ना कि राजनीतिक इसमें शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि प्रश्नकाल सत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य या राज्य और या नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे और कर लीजिएगा, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ना कि कोई ऐसा राज्य का मतलब कि उच्च न्यायालय का नाम बताइए जो मतलब कि एक से अधिक राज्य और या और केंद्रशासित प्रदेश के लिए, तो याद रखिए महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र एक ऐसा हाई कोर्ट है ना, वो जो है वो गोवा के लिए हाई कोर्ट उपयोग जो है ना महाराष्ट्र करता है। ठीक है, गोवा अपना हाई कोर्ट महाराष्ट्र के यहाँ जाके उसका उपयोग करता है। तो अगर बात करते हैं गोवा और एक यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज कौन है, तो याद रखिएगा दादर नगर हवेली और दमन और दीव इसका नाम है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र हाईकोर्ट का स्थापना याद रखिएगा 1862 ईस्वी में हुआ था, इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स गुवाहाटी। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट का स्थापना 1948 में किया गया था, ये डेट याद रखिएगा 1948 में किया गया था। गुवाहाटी जो हाईकोर्ट है ना वो 4 राज्यों के लिए, एक अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, ध्यान रखिएगा। और इलाहाबाद को पता है कि अभी वर्तमान में प्रयागराज हाईकोर्ट हो गया है, तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया। तो इसका जो गठन हुआ था 1866 में। यूपी का एक अपना क्या हाईकोर्ट है 1866 में। और दिल्ली की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली याद रखिए क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा यूटी है जिसका अपना हाई कोर्ट है। तो यानी कि पहला हो गया दिल्ली और दूसरा हो गया जम्मू एंड कश्मीर, JNK। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास अपना अपना हाई कोर्ट है, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था 1966 में और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था 1928 में, 1928 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत वन को राज्य सूची में से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो याद रखिएगा, ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था ना कि वन को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि वरीयता अनुक्रम में कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष से ठीक नीचे होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वरीयता क्रम की पता है आपको फ्रेंड्स कि सबसे पहले एक नंबर पे कौन है, हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, प्रथम व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति होते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए, पहला व्यक्ति फर्स्ट पोजीशन में कौन, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, थर्ड नंबर पे प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे राज्यपाल, पांचवां नंबर पे कौन है, तो भूतपूर्व जो राष्ट्रपति जो है वो होते हैं। 5 के क, याद रखिएगा 5 के बाद 5 के क में कौन है, तो याद रखिएगा कि उप प्रधानमंत्री है। 6 में कौन है, तो लोकसभा के अध्यक्ष और चीफ जस्टिस है। 7 में कौन है, मुख्यमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये 7 नंबर पे हैं। और 7 के क में भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर पे कौन है, 7 के क पे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, यानी कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के नीचे कौन है, तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। इसको कहीं पे नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को बैक कीजिए, पॉज कीजिए, लिखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगर फ्रेंड्स अगर एक बार ऐसे आप कर लीजिएगा ना तो आपको एग्जाम में आगे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आप 2-3 बार वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो आपको पता है कि थॉमस कप का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस पुस्तक को लिखी गई। अगला आपका 43 नंबर करंट अफेयर्स है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो अपना देश भारत अभी हो गया है इसका मेजबानी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर कि गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो ये फ्रांस के बने गैब्रियल अटल। और बात है फ्रेंड्स कि फ्रांस के अगर राष्ट्रपति के तो एमेनुअल मैक्रोन है, जो हमारा जो 2024 में गणतंत्र दिवस जो हुआ है उसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो एमेनुअल मैक्रोन थे। और याद रखिएगा जो गणतंत्र दिवस के ना मुख्य अतिथि को इन्वाइट किया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को, उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला लोकसभा में कि कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो याद रखिए 5 सांसद को पुरस्कार दिया गया। 46 है कि अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई है, तो कहाँ पे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कलकत्ता में की गई है। 47 नंबर है कि किस देश ने लक्षद्वीप में अलवणीकरण, याद रखिएगा यहाँ पे अलवणीकरण है, अलवणीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि इजराइल ने।
अगला 48 नंबर की किस राज्य में योग्य श्री योजना शुरू की गई है, तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। और योग्य श्री का मतलब ये होगा, इसका लक्ष्य है कि ये जो SC ST के लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला आपका 49 नंबर की 10 जनवरी 2024 को PM नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है, तो ये जो था वो 10, ये जो था ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10वां संस्करण का उद्घाटन किया है। अगला आपका 50 नंबर कि हाल ही में DRDO ने किस नाम से स्वदेशी निर्मित असाल्ट राइफल लॉन्च किया है, तो याद रखिए उग्रम, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। DRDO के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स, तो न्यू दिल्ली है। इसका स्थापना हुआ था 1948 में, सॉरी 1958 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, इसका DRDO का स्थापना हुआ था 1958 में, जब नासा का स्थापना हुआ था। और इसरो का 1969 में हुआ था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत है DRDO के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर मेरी मेहनत अगर थोड़ी भी अच्छी लगे फ्रेंड्स, तो वीडियो में यहाँ पे लाइक है तो प्लीज़ आप लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। देखिए फ्रेंड्स आप सपोर्ट कीजिए, हम चाहते हैं कि आप लोग का सपोर्ट मेरे पे बना रहे, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करूँ। और जल्द ही आप लोग के लिए जो ज्ञान बिंदु का BPSC का जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च होने वाला है, मैं उसको फ्रेंड्स परचेज करके आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड करूँगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप इसलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए डेली वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ PCS मेकर पे फर्स्ट टाइम होंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।